हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग एडीओ परीक्षा से रिलेटेड हिंदी के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मुख से निस्सृत होने वाले उस स्वर का जो कि कर्णगत हो सके उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मुख से निस्सृत होने वाले मतलब निकलने वाले उस स्वर को जो कि कर्णगत हो, मतलब जो हमें सुनाई दे सके, उसे क्या कहते हैं। बताइए, उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट, उसे कहते हैं ध्वनि। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है ध्वनि के लिखित स्वरूप को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए कि ध्वनि का जो लिखित स्वरूप है उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जो वर्ण होते हैं वो हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण नहीं है। तो याद रखिए हिंदी वर्णमाला में ऑप्शन नंबर ए जो है री वो नहीं है। ठीक है, छ है, री है और अंग है। आगे देखिए, देवनागरी लिपि में इसमें से कौन सी लिखी जाती है। तो याद रखिए कि जो हिंदी है, हाँ, आप लोगों को पता होगा कि ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप लोगों को पता होगा इंग्लिश जो है वो रोमन में लिखी जाती है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो उर्दू है वो अरबी में लिखी जाती है। उसकी जो लिपि है वो क्या है, अरबी है। और जो पंजाबी है उसकी लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि। आई होप आपको चारों क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि अघोष ध्वनि किसे कहते हैं। तो देखिए, अघोष ध्वनि बेसिकली वह ध्वनि जिसमें स्वर तंत्र जो है वो कंपन नहीं करते हो उसे बोलते हैं अघोष ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, किस शब्द की वर्तनी सही है। बताइए कौन सी ऐसी शब्द है जिसका जो वर्तनी है वही सही है। तो ये हो जाएगा आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि डी में भी सेम लिखा हुआ है। फिर देखिए, स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं। बताइए स्वाश्रित वर्ण को क्या कहते हैं। तो याद रखिए स्वाश्रित वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाश्रित वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो याद रखिए अर्ध स्वर कहलाते हैं य और व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आगे देखिए, अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं। तो याद रखिए जो अनुनासिक व्यंजन है वह बेसिकली वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण होता है, उसको बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अंग, और बेसिकली सॉरी अनुनासिक वर्ण है ना, अनुनासिक वर्ण वर्ण का पंचम वर्ग, जिसमें कि मान लीजिए क के वर्ण में आप लोगों को पता है कि अंगा होता है। फिर उसके बाद मान लीजिए च के वर्ण में आप जाएंगे तो इया होता है या फिर न होता है। ये सारी जो है ना ये कहलाता है अनुनासिक। आगे देखिए, च वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। तो याद रखिए च वर्ण का जो उच्चारण है वो तालु से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो छ और त्र आप लोगों को पता होना चाहिए, ये संयुक्त व्यंजन है, जिसमें जो छ है वो क और श के मिलने से बनता है और जो त्र है वो त और र के मिलने से बनता है। इसको याद रखेंगे, इसीलिए ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। बताइए, वह व्यंजन तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन जो होता है, जिन वर्णों का उच्चारण जो है वो पारंपरिक वर्णमाला के बीच यानी कि स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसमें से अगर अंतस्थ व्यंजन को बोले कि इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो याद रखिएगा कि य र ल व जो है वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इस बात को याद रखना है। अब देखिए नुक्ता युक्त जैसे कि क और ज ध्वनि है। बताइए किस प्रकार की ध्वनि है ये। तो ये किस प्रकार की ध्वनि है। पहला ऑप्शन है आगत ध्वनि या फिर मूल ध्वनि या फिर तत्सम या फिर तद्भव। बताइए किस प्रकार की ध्वनि है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और नोट भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए ये किस प्रकार की ध्वनि है, आगत ध्वनि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वर और व्यंजन ध्वनि में क्या अंतर होता है। तो याद रखिएगा कि स्वर और व्यंजन में अंतर है कि स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन जो होता है उसमें स्वरों की सहायता ली जाती है।
मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताया था कि ऐसा क्यों होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अ बोलेंगे तो अ का उच्चारण तो अ के रूप में आएगा, लेकिन अगर आप क बोलेंगे तो उसमें क और अ दोनों आ रहे हैं, क। चाहे आप अगर का बोल रहे हैं तो उसमें क प्लस आ, तो ये ना कहीं स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है व्यंजन के उच्चारण के लिए। इस वजह से यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अंग और अह को स्वर के साथ गिना जाता है क्योंकि ये क्या है बताइए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी व्यंजन के बाद लगते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी तरह की रुकावट ना हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वर ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी स्वर व्यंजन ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी आगत ध्वनि। बताइए क्या कहते हैं। तो मैंने तो इस तरीके के लिए बताया था कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, उसमें कोई भी उच्चारण में बाधा ना उत्पन्न हो, उसे बोलते हैं स्वर ध्वनि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन कौन सी है। तो देखिए कंठ्य ध्वनियां ऑप्शन नंबर ए क ख, ऑप्शन नंबर बी य र, ऑप्शन नंबर सी च और ज, ऑप्शन नंबर डी ट और न। तो याद रखिए कंठ्य ध्वनियां में आता है क और ख। अगला देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण वर्ण जो है वो हो जाएंगे, बताइए कौन से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए अ प्लस आ, ऑप्शन नंबर बी क और ग, ऑप्शन नंबर सी थ और ध, ऑप्शन नंबर डी फ और भ। बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी क और ग जो है वो अल्प प्राण है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वर्ग का पहला तीसरा वर्ण जो है वह क्या होता है, अल्प प्राण होता है, क्योंकि उसके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे कि क वर्ण ले ले हैं तो क और ग, इसके उच्चारण में आपको कम समय लगेगा, जबकि ख और घ इसके उच्चारण में ज्यादा वक्त लगता है। तो जो ख और ग है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे महाप्राण। ये सारी चीज़ें हालांकि मैंने कंप्लीट करवाई है थ्योरी क्लासेस में, अगर आपने वो क्लासेस देखी होंगी आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 52। अब देखिए जो छ ध्वनि है वह किसके अंतर्गत आती है। मैंने बताया ना छ जो है वो क और श से मिलकर बनी हुई है, और यह जो है वो संयुक्त व्यंजन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। तो याद रखिए अयोगवाह ध्वनियां कौन सी है इनमें से बताइए। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी महाप्राण ध्वनि जो है वह अयोगवाह ध्वनियां कहलाती है, इसे याद रखना है। सॉरी ये वाले को एक बार सुधार लीजिए। जो अयोगवाह ध्वनियां है वो बेसिकली विसर्ग कहलाता है। विसर्ग आप लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं विसर्ग। जैसे आप लोग लगाते हैं ना अतः लिखते हैं ना, तो ये जो विसर्ग है इसको अयोगवाह ध्वनियां बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अयोगवाह ध्वनियां, क्योंकि इन बेसिकली जो विसर्ग है और इसके अलावा एक और होता है अनुस्वार, ठीक है, ये अंग के ऊपर लगता है, ये अनुस्वार, ठीक है। अब विसर्ग और अनुस्वार ये दोनों को अयोगवाह ध्वनियां बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो जातीय योग है वो न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अयोग। और इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, अयोगवाह ध्वनियां। याद रखिएगा इस बात को। बेसिकली महाप्राण वाला तो मैंने ऊपर बताया ही था कि ये दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह बेसिकली क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। जबकि आपको पता है मैंने अल्प प्राण भी बताया था कि पहला तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण कहलाता है। जैसे मान लीजिए क हो गया, ग हो गया और अंग हो गया। बहुत इसको इरेज कर लेते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है। बताइए पश्च स्वर यानी जिसका उच्चारण पीछे से होता है, पश्च स्वर। तो पश्च स्वर क्या होगा, पश्च स्वर वह स्वर जिसका उच्चारण मुख के पिछले भाग से होता है। तो ये क्या हो जाता है, आ। आप आ का उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा कि मुख के पिछले हिस्से से इसका उच्चारण निकल रहा है। एक बार बोल के देखिए, आ। बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं। और मान लीजिए बोल देता आ आता तो उसे क्या कहते हैं, आकारांत।
अगर यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर है तब हम लोग आगे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे देखिए, ध्वनि के संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं? तो देखिए, ध्वनि का जो संकेत चिन्ह होता है वह क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। आपको पता होना चाहिए लिपि जो होते हैं वह क्या होते हैं? संकेतबद्ध होते हैं या फिर चिन्हबद्ध होते हैं। ऐसे बेसिकली हम जो है लिपि को परिभाषित कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लिपि जो है वो चिन्ह के व्यवस्थित रूप को कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? बिल्कुल करेक्ट, वर्तनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तनी। आगे देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में समानता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए व्यतिरेकी ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी समान ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी व्यंजक ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र ध्वनि। बताइए क्या कहते हैं? बिल्कुल करेक्ट, वो व्यतिरेकी ध्वनि। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ी बोली के वर्णमाला में सम्मिलित नहीं है। बताइए छत्तीसगढ़ी बोली के वर्णमाला में क्या सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसके वर्णमाला में सम्मिलित नहीं है श और श। आप लोगों को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ी में शादी नहीं होता है, शादी होता है। शादी, शादी होता है, शादी, शादी नहीं होता। फिर देखिए, उच्चारणगत त्रुटियों का कारण नहीं है। बताइए उच्चारणगत त्रुटियों का इनमें से क्या कारण नहीं है? पहला, वाग यंत्र के दोष, दूसरा क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, तीसरा भाषा के महत्व को नहीं समझना, चौथा उच्चारण स्थल का सही ज्ञान ना होना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, भाषा के महत्व को न समझना उच्चारणगत त्रुटियों का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्तनीगत त्रुटियों के कारण नहीं है। बताइए क्या नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा है लिपि का अपूर्ण ज्ञान, फिर है ऑप्शन नंबर बी में शब्द सादृश्य, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीयता, ये क्षेत्रीयता है, ठीक है, क्षेत्रीयता का प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी मात्राओं के प्रयोग संबंधी सही जानकारी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तनीगत त्रुटियों का रीजन क्या नहीं हो सकता? मात्राओं के प्रयोग संबंधी सही जानकारी। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको मात्रा के प्रयोग की सही जानकारी है तो वर्तनीगत त्रुटि कैसे हो सकता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए लिखा है राष्ट्र में र की स्थिति है। बताइए राष्ट्र में र की क्या स्थिति है? तो राष्ट्र में र की पुण्य स्थिति है। फिर उसके बाद देखिए, उच्चारण का सीधा प्रभाव लेखन विधान या वर्तनी पर पड़ता है। इस कथन से आप असहमत है या फिर सहमत है या फिर पूर्ण असहमत है या फिर कथन का कोई अभिप्राय नहीं है? बताइए ध्यान से। तो इससे हम पूरी तरीके से सहमत है। क्यों सहमत है? क्योंकि जाहिर सी बात है उच्चारण जिस हिसाब से आप करेंगे जनरली आप उसी हिसाब से मात्रा लगाएंगे, ये बात एकदम फिक्स है। आगे देखिए, अर्धाक्षर र में ध्वनि की स्थिति का उदाहरण बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए क्रम, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी श्रम, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्र। बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा कर्म, ऑप्शन नंबर बी कर्म। फिर देखिए, सही वर्तनी है इसमें से अंतर्गत। बताइए इसमें से कौन सा सही तरीके से अंतर्गत लिखा हुआ है? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी अंतर्गत। अब देखिए, पंच में अनुस्वार हुआ है, कौन सा है बताइए? च है, इया है, न है, म है। बताइए कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इया। इया जो है वो पंच में अनुस्वार हुआ है। आगे देखिए, अनुनासिक ध्वनि उच्चारित होती है। बताइए अनुनासिक ध्वनि जो है वो उच्चारित होती है नाक से या नाक और कंठ से या फिर नाक और मुख से या फिर मुख से? तो याद रखिए जो अनुनासिक ध्वनि है वो नाक और मुख से उच्चारित होती है। आगे देखिए, मानक वर्तनी है, इनमें से कौन सी मानक वर्तनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी प्रस्तुतिकरण क्या है? मानक वर्तनी है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि अधिकतर नदियों के नाम क्या होते हैं? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नदियों के नाम क्या होते हैं? बेसिकली ये लिंग से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए
पुल्लिंग में होते हैं या फिर स्त्रीलिंग में होते हैं या फिर दोनों लिंगों में होते हैं या फिर नपुंसक लिंग में होते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदी में जो है वो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। मैंने थ्योरी में पढ़ाई है, प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस हैं, ठीक है। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं जिसमें कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आते हैं, जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग आते हैं। अब इसमें पूछ रहा है नदियों के नाम क्या होते हैं, तो याद रखिए जो नदियों के नाम है वह स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, ये सारे स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अब देखिए अगला, पंछी क्या होता है? स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और सभी लिंगों में, बताइए। तो याद रखिए जो पक्षी है यानी पंछी है वह पुल्लिंग होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कौवा उड़ रहा है, बोलते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से, या फिर पंछी उड़ रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। अब देखिए लिंग शब्द का अर्थ है निशान। इस कथन से आप सहमत हैं, असहमत हैं या फिर पूर्ण असहमत हैं या फिर कुछ कुछ सहमत है, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, इससे हम क्या है? सहमत हैं। आगे देखिए नाक जो है स्त्रीलिंग शब्द है किंतु जीभ क्या है, बताइए। जीभ, जीभ है स्त्रीलिंग, जीभ भी क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला देखिए सेना क्या है? स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग या फिर स्त्री सैनिक स्त्रीलिंग होती है और पुरुष सैनिक पुल्लिंग होता है, तीनों, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेना। सेना जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, देखिए लिखा है इसमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग नहीं है, बताइए। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? समुदाय, परिवार, समाज या सभा, कौन सा पुल्लिंग नहीं है, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, सभा जो है वो पुल्लिंग नहीं है, जबकि समुदाय, समाज और परिवार ये सारा पुल्लिंग है। फिर आगे देखिए इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए। इसमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है? इमली, पानी या फिर बाल्टी या फिर चूड़ी। तो याद रखिए पानी जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पानी क्या है? पानी पुल्लिंग है। बाकी इमली, बाल्टी और चूड़ी ये सब क्या है? ये है स्त्रीलिंग। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता, बताइए। स्त्रीलिंग में कौन सा इसमें प्रयुक्त नहीं होता? सिंधु, नर्मदा या फिर ताप्ती या फिर तांदुला, बताइए कौन सा है? तो याद रखिए सिंधु जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है, पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। नर्मदा, तांदुला, ताप्ती है, लेकिन सिंधु जो है वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। इसको याद रखिएगा, अगर नहीं याद रहता है तो नोट कर लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर एक स्त्रीलिंग में एक पुल्लिंग में या फिर वाक्य संरचना के आधार पर। तो याद रखिए कि मोटापा, बुढ़ापा ये सभी जो भाववाचक संज्ञा है ये सारे ही क्या आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सब्जियों के नाम में कौन सा नाम जो है वो स्त्रीलिंग का है? तो याद रखिए सब्जियों के नाम में स्त्रीलिंग है बेसिकली गाजर, क्या है? गाजर। बाकी पुल्लिंग है, आलू, प्याज, करेला ये सब पुल्लिंग है। आगे देखिए किस पेड़ का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो याद रखना है किस पेड़ का नाम होता है? बेल। बेल जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। बाकी जो कटहल है, पपीता है, जामुन है, ये तीनों किस में होता है? ये पुल्लिंग में होता है। फिर देखिए पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, बताइए। छुरी, चाकू, चलनी या फिर बाल्टी। बिल्कुल करेक्ट, चाकू। चाकू जो है नाम से स्पष्ट भी हो रहा है पुल्लिंग है। फिर देखिए कौन सा द्रव जो है स्त्रीलिंग है, बताइए कौन सा द्रव स्त्रीलिंग है? पानी, जल, रस और कॉफी स्त्रीलिंग, बताइए। बिल्कुल सही, कॉफी जो है वो स्त्रीलिंग है, जबकि जल, पानी और रस जो है वो पुल्लिंग है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा वस्त्र जो है वो पुल्लिंग में है, बताइए। तो कुर्ता, धोती, टोपी और कमीज, इसमें से कौन पुल्लिंग में है? बिल्कुल करेक्ट, आप लोग तो बहुत समझदार हैं। कुर्ता, कुर्ता जो है वो पुल्लिंग में है, बाकी धोती, टोपी, कमीज ये सारे स्त्रीलिंग में है। आई होप कि आपको आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो बना सकूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।